हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का लास्ट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के उसे स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 18। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that is bears a two-digit number, a perfect square number, and the third one a number divisible by 5. So we have to calculate three probabilities for the given conditions. The condition is हमें क्या दिया गया है, टोटल 90 डिस्क है हमारे पास, नंबर्स हैं 1 to 90 के लिए। नाउ वन डिस्क इज पिकअप फ्रॉम रैंडमली। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखेंगे। सो टोटल नंबर्स मेरे पास कितना अवेलेबल है, 90। चलिए अब पहला केस बोला गया है 2 डिजिट नंबर। चलिए एक 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा हमारे लिए, 1 से 90 में 10 से स्टार्ट होगा। 10 विल बी द फर्स्ट, 10 11 12 13 अप टू 90 तक होगा। सो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर्स आर 10 11 12 अप टू 90। तो टोटल नंबर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेंगे कितने, तो वो मिलेंगे हमें 81। चलो 81 आपको डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करना है। सो 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो 1 से लेके 9 तक, मतलब 9 डिजिट। तो आप क्या करेंगे, उस डिजिट को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डायरेक्टली। सो यू विल गेट द आंसर 81। चलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर्स 81 है और टोटल नंबर्स कितने हैं, 2 डिजिट नंबर 81 है और टोटल नंबर 90 है। So therefore probability of 2 digit number is 81 by 90 और 9 by 10, और इसे आप लिख सकते हैं 0.9। तो ये हो जाएगा इस केस का probability that the 2 digit number। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 चाहिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 9 चाहिए। तो इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर, बट वो कहाँ ले 90 से आगे होना चाहिए नहीं। तो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो कितना होगा, तो 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। अब 9 तक चाहूँगा, 10 तक नहीं जा सकता बिकॉज 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा जो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि कितने नंबर्स हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हियर टोटल 9 नंबर्स आर देयर। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर is equals to 9 by 90 और you can say it is 1 by 10, और अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 0.1। तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वन। थर्ड में बोला गया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। मतलब वो क्या होगा, 5 10 15 और वो अप टू कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा। चलो ये टोटल नंबर भी आपको कितने मिलेंगे, 80। चलिए ये आप करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा 90 को डिवाइड कर दो जिसका डिविजिबल बताना है उसके लिए। तो 90 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 80। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर आपके आने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका केस कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके लिए। चलो प्रोबेबिलिटी क्या होगी लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू 18 बाई 90, या तो आप इसे लिख सकते हैं 1.5 या तो आप इसे लिख सकते हैं 0.2। तो इस तरीके से आप इसे पूरा कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces shown the letters as given below। एक चाइल्ड के पास एक डाई है 6 फेसेस वाला, बट उसमें नंबर्स की जगह क्या मेंशन किया गया है, देखिए यहाँ पे वी हैव द लेटर्स। चलिए लेटर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सो आई हैव द लेटर्स 6 साइड्स पे, पहला है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई एंड अगेन देन ए। तो ये 6 फेसेस वाला एक डाई मेरे पास अवेलेबल है स्टूडेंट के पास। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो मैं जब डाई को रोल करके थ्रो करूंगा तो मुझे ए मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
एंड डी मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए, तो टोटल लेटर सबसे पहले मेरे पास कितना अवेलेबल है, 6 फेसेस हैं, तो 6 लेटर्स हैं। चलिए, अब ए कितनी बार दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए मुझे कितनी बार दिख रहा है, 2 टाइम्स, सो ए विल गेटिंग 2 टाइम्स, सो देयरफॉर टोटल है 6, ए कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल्स टू 2/6, और सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 1/3। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन को अगर मैं देखूंगा, सेकेंड आपको क्या गिवन है, गेटिंग डी, तो डी तो 1 टाइम ही दिख रहा है आपको, सो डी की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/6। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, कि आप इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इस पर एक स्टार मार्क है, मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, बट हम देखेंगे तो भी कि क्या है क्वेश्चन। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन अ फिगर, what is the probability that it will be land inside the circle with diameter 1 meter। चलिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, मैं डायग्राम बता रहा हूँ। देखो डायग्राम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, कि सपोज एक डाई आप थ्रो करोगे तो वो इसी रेक्टेंगल एरिया में गिरना चाहिए, उसके बाहर तो नहीं गिरना चाहिए। तो ये मेरा मेन रीजन है। चलिए, मुझे फाइंड करनी है कि अगर मैं डाई को थ्रो करूँ और ये सर्कल के अंदर वो लैंड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये डायमीटर आपको गिवन है कि डायमीटर इज 1 यूनिट, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो मेरा क्या होगा कि मेरे सबसे पहले कि मेरा रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, ये एरिया में ही मेरा स्क्वायर, मतलब इसी एरिया में मेरा डाई थ्रो होना चाहिए, मतलब ये मेरा टोटल एरिया होगा। अब फेवरेबल रीजन कौन सा होगा, ये एरिया, कि इसी के अंदर रिक्वायर्ड है रीजन, तो मुझे फाइंड करना होगा कि इसके मिड में जो एरिया है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे दोनों का क्या निकालना होगा, एरिया। चलिए, तो सबसे पहले फॉर द रेक्टेंगल, लेंथ आपको गिवन है 3 मीटर, विड्थ आपको क्या गिवन है, 2 मीटर, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 6 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर सर्कल, डायमीटर आपको कितना गिवन है, 1, सो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ मीटर। चलिए, अब मुझे दोनों का एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4, सो उसका एरिया मुझे मिलेगा π/4। अब यहाँ पे आपको पाई के लिए कोई भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 22/7 या 3.14, आप एज इट इज़ पाई रख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपके पास, π/4 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 6, तो ये 4 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा π/24। तो मतलब आपको आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, π/24 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 21 नंबर, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। नूरी will buy a pen if it is good, but it will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that first she will buy it and second she will not buy it। तो मुझे यहाँ पे बोला गया है कि एक लॉट है मेरे पास जिसमें टोटल 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है और रेस्ट आर गुड वन। अब नूरी एक बायर है, वो पेन तभी खरीदेगी जब इट इज़ गुड पेन है, अगर डिफेक्टिव है तो वो पेन खरीदेगी नहीं। तो एक शॉपकीपर एक बॉल पेन ड्रॉ करके उसे देता है, तो वो उसे खरीदेगी, उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, और नहीं खरीदेगी उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो बाई नहीं करेगी, उसके लिए क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास टोटल पेन्स कितनी है, 144 पेन्स, उसमें से डिफेक्टिव कितनी है, 20, सो गुड कितनी होगी, तो 144 माइनस 20 करेंगे, तो आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 144 माइनस 20 का, तो आपको मिलेगा 124 आंसर। चलिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी विल बाई इट, नूरी कब खरीदेगी, जब नॉन डिफेक्टिव होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 124 डिवाइड बाई 144, तो उसका कैलकुलेशन करने पे आपको क्या मिलेगा 31/36। चलिए फिर उसके बाद बात करेंगे सेकेंड केस की, प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल नॉट बाई इट। अब नूरी बाई नहीं करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डिफेक्टिव पेन होगी, सो इट इज 20 डिवाइडेड बाई 144, उसे सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा 5/36। सपोज कि अगर आपको ये नहीं करना है, तो मैंने कहा था नूरी विल बाय एंड नूरी विल नॉट बाय आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ईच अदर, तो आप 1 माइनस नूरी विल बाय करके भी नूरी विल नॉट बाय फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसे भी इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पहले का 31/36 और दूसरे का हो जाएगा 5/36। चलिए फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है, रिफर टू एग्जाम्पल नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चलिए एक टेबल आपको दिया गया है। 13 नंबर में हमने जो एग्जाम्पल स्टडी किया था उसमें बोला गया था कि अगर आप एक दो डाइस को वन टाइम रोल करते हैं तो उन दोनों डाई के सरफेस पे, टॉप सरफेस पे जो आपको नंबर मिलेगा उसका सम क्या होगा, और उसके लिए आपने 3 केस ऑलरेडी फाइंड कर दिए थे। अब इसके लिए यहाँ पे मुझे ये तीनों केस, सारे केसेस बताने हैं। मतलब क्या बोला गया देखिए कि दैट सम ऑन 2 डाई, 2 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, 8 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, 12 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो आपको 3 सम आएगा तब कितना होगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। ये सारी सम जब मिलते हैं डाइस के नंबर्स का, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो सारी प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे इस टेबल में शो करनी है। चलिए उसके लिए एक टेक्निक बता देता हूँ कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देखना होगा कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक टेबल था, हमने एक टेबल ड्रॉ किया था उसके लिए कि टेबल में से हमने कैलकुलेशन किया था। तो टेबल देखो, मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अलग से मैंने इस टेबल को बनाया हुआ है समझाने के लिए कि ये कैसे होता है। चलिए अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस टेबल में मैंने कुछ कलर्स यूज़ किए हैं, उस कलर्स के अकॉर्डिंग उसका कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे कि ये वाला कलर की बात कर रहा हूँ तो एक ही कलर यूज़ किया है। अब इन दोनों एलिमेंट का जब सब करूँगा तो आंसर क्या आएगा 2। चलिए ये सेम कलर के नंबर्स का एडिशन करूँगा तो आंसर क्या आएगा 3। ये सेम कलर्स के नंबर का एडिशन क्या आएगा, देखिए 4। ये सारे सेम कलर्स हैं, उसके नंबर का एडिशन क्या आएगा 5। ये सारे सेम कलर्स हैं, उनके नंबर का एडिशन क्या आएगा 6। तो इस तरीके से जो डायगोनल कलर यूज़ किए हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स आप यूज़ करोगे उन सबका नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सम करने पे। तो इसीलिए ये डायगोनल कलर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायगोनल्स आर गिविंग द सम। तो अगर यहाँ पे मुझे सम कैलकुलेट करना है तो सीधा आप डायगोनल यूज़ करो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है डायगोनल में। सो फर्स्ट डायगोनल मुझे वैल्यू क्या देगी 2, फिर मैंने कहा था 3, 4, 5, 6, फिर होगा 7, फिर उसी तरीके से येलो पार्ट देगा 8, पिंक पार्ट आपको दे देगा 9, ब्लू पार्ट आपको दे देगा 10, स्किन कलर आपको दे देगा 11 एंड द 12 रेड पार्ट आपको दे देगा टर्म 12। तो इस तरीके से सम आप फाइंड कर सकते हैं। चलो सबसे पहले अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 ऑन द डाइस। चलो 3 कितना एलिमेंट देंगे, ये दोनों एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट जो आपके पास हैं ये आपको क्या सम दे देंगे, ये दो एलिमेंट 3, तो टोटल नंबर 2 है और टोटल नंबर केसेस कितने हैं 36। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 विल बी 2/36। चलिए अब टोटल सम 4 चाहिए, तो 4 के लिए कितने एलिमेंट्स है, देखिए 3 एलिमेंट्स हैं जो 4 सम दे देंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36। सिमिलरली ये 4 नंबर मुझे क्या दे देंगे सम 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/36। सिमिलरली ये 5 नंबर हैं, ये कितने हो जाएंगे 5 नंबर, तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी दे देंगे, इट इज़ 5/36। फिर उसके बाद ग्रीन पार्ट में 6 एलिमेंट्स हैं जो सम 7 बनाएंगे, तो वो दे देंगे 6/36। अब 8 तो आ गया, मतलब येलो पार्ट यूज़ हो चुका है। अब आपको यूज़ क्या करना है पिंक पार्ट, तो पिंक पार्ट में कितना एलिमेंट है 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/36। ब्लू पार्ट में 3 है तो वो 3/36, और लास्ट में 2 पार्ट्स हैं तो इट इज़ 2/36, और 1 वाला केस तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए डायगोनल वैल्यूज विल गिव्स द इक्वल सम्स।
तो डायगोनल वैल्यूज़ पे आप चलते जाइए इस तरीके से, तो आपको मिलेगा। पर ये मैंने बताया डायगोनल कैसे होना चाहिए, तो इस डायगोनल्स में आप जाओगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेम मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। पर अभी ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक सेकेंड पार्ट भी मुझे दिया गया है, उसे देखेंगे। सेकेंड पार्ट मुझे दिया गया है इसमें कि दैट अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 by 11. Do you agree with this argument? तो स्टूडेंट एक आर्ग्यूमेंट करता है कि हमें सम तो 11 ही मिल सकते हैं। कौन कौन से सम मिलेंगे, इससे ज़्यादा कोई सम तो मिलेंगे नहीं। तो बोल रहा है कि टोटल 11 केस हैं, मतलब हर एक सम फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/11। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है, तो नहीं, ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। वी हैव टू जस्टिफाई इट ऑल्सो। सो नो, दैट द आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है, तो आपने प्रीवियस टेबल यूज़ कर लिया है हमने। फ्रॉम प्रीवियस टेबल यू कैन सी कि 2 की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली थी, 3 की प्रोबेबिलिटी अलग मिली थी, 4 की प्रोबेबिलिटी अलग मिली थी। मतलब सब इक्वली लाइकली कब होंगे, जब सबके प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, देन वी कैन से इट इज़ इक्वली लाइकली। सो 1/11 इज नॉट द इक्वली लाइकली केस। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये इवेंट आर्ग्यूमेंट रॉन्ग है मेरा। सो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 23rd. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting the outcome each time. Hanif wins if all the tosses gives same result, like three heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. सो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मुझे एक 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है, उसके आउटकम्स को नोट करना है हर बार। हनीफ एक प्लेयर है, वो गेम जीत जाएगा इफ़ यू गिव द 3 हेड्स और 3 टेल्स। पर अगर वो नहीं जीतता है ऐसे केस में, तो अगर ऐसा कोई केस नहीं मिला तो बाकी सारे केसेस में वो लूज़ करेगा गेम। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि हनीफ विल लूज़ द गेम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, द एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। चलिए, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे इसके लिए, तो मैं एक नोट बना दे रहा हूँ, पहले टेबल बाद में बताता हूँ कैसे बनता है। कि इट इज़ एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, फिर एच एच टी, एच टी एच टी एंड टी टी टी। चलिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि टोटल आउटकम्स होंगे 8। अब ये कैसे नोट किया जाता है, देखिए, आपने फर्स्ट थ्रो किया, आपको हेड मिल गया, फिर सेकेंड थ्रो किया, हेड मिल गया, थर्ड थ्रो किया, हेड मिल गया। ऐसे कैलकुलेट किया गया इसको। जैसे कि ये वाला कैसे होगा, फर्स्ट में टेल मिलेगा, सेकंड में हेड टेल मिलेगा, पर थर्ड में हेड मिलेगा। ये कहता है फर्स्ट में हेड मिलेगा, सेकंड में टेल मिलेगा, थर्ड में टेल मिलेगा। और ये कहता है फर्स्ट में भी टेल, सेकंड में भी टेल और थर्ड में भी क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो इस तरीके से तीनों आउटकम्स को बनाया गया है। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हो कैसे करना है उसके लिए। चलिए, अब आगे देखेंगे हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। कि हमें जो कैलकुलेट करना है उसके लिए कि हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ कौन कौन से केसेस में जीतेगा बताया हुआ था कि ऑल 3 आउटकम्स आर सेम, मतलब कि अगर तीनों एच होंगे या तो तीनों टी होंगे तभी हनीफ मैच विन करेगा, अदरवाइज वो गेम क्या करेगा, लूज। तो लूज करने के लिए उसके पास अब टोटल आउटकम कितने हैं, तो देखो ये सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हनीफ गेम लूज कर सकता है। तो ऐसे कितना आउटकम्स हो गए, 6। सो देयरफॉर you can say probability of Hanif will lose the game will be 6/8, which is equals to 3/4. तो probability that Hanif will lose the game will be 3/4। तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर, जो से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक और क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24th क्वेश्चन में आपको दिया गया है, a die is thrown twice, what is the probability that a 5 will not come up either time and the second one 5 will come at least once। चलिए अगेन मुझे क्या करना है, a die is thrown twice। अगर मैं एक डाई को 2 टाइम टॉस करूंगा तो मुझे
पहला केस बोला गया है कि 5 एक भी बार नहीं दिखना चाहिए एंड 5 मिनिमम 1 टाइम दिखना चाहिए, उसके लिए केसेस हैं। चलिए तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डाई को 2 टाइम थ्रो करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो केसेस आउटकम्स कौन कौन से मिलेंगे जो, अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट है, आप सिंगल डाई को 2 टाइम टॉस करो या 2 डाइस को सिंगल टाइम टॉस करेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी सेम ही होती, दोनों केसेस सेम ही होते हैं, तो वैसे ही आउटकम मिलेंगे जैसे हमने प्रीवियस टर्म में देखे थे। सो ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे 36। चलिए पहला केस बोला गया है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। चलो 5 कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा, सो देखो जैसे कि फर्स्ट रो ले लेते हैं हम लोग, तो फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पे इस रो में 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, मतलब ये एलिमेंट नहीं कंसिडर करना है। सेकेंड रो की बात करते हैं तो यहाँ 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो इसे यूज़ नहीं कर सकते, मैंने बोला था 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार नहीं दिखना चाहिए। थर्ड रो की बात करेंगे तो ये 5 नहीं आएगा। फोर्थ रो की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये 5 नहीं आएगा। चलिए ये तो पूरी रो ही कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हर एक में मिनिमम 1 टाइम 5 तो दिख ही रहा है। और ये वाली कॉलम में जब ट्राई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5। तो जो बाकी बच गए वो मेरे एलिमेंट हो गए। कितने बच गए, देखिए मेरे पास एक लाइन में 5 है, ऐसी कितनी लाइन है, टोटल 5। सो देयरफॉर यू कैन से दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम इज इक्वल टू 25। सो देयरफॉर probability of 5 will not come up either time is equals to 25/36 हो जाएगा इसके लिए। तो ये हो जाएगा इसके लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे, क्या बोला गया है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। अब एटलीस्ट वंस मतलब क्या हो गया कि मिनिमम 1 टाइम दिखना चाहिए। तो जितने एलिमेंट हमने कैंसिल कर दिए हैं वही मेरे क्या हो जाएंगे पॉसिबल आंसर। तो कितने एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, देखिए मेरे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो टोटल ये 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 7 8 9 10। अब वापस इसे मत काउंट करना, आपने ऑलरेडी एक बार काउंट कर रखा है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट 11। तो मतलब टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, मैंने बताया था दैट 5 विल कम आइदर 1 टाइम। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने बताया वैसे कि आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से कि ये पूरी एक कॉलम ये और ये पूरा कॉलम, पर ये एलिमेंट 2 बार आ जाएगा तो उसे आपको सिर्फ सिंगल टाइम काउंट करना है। मतलब 6 ऐसे यहाँ पे आपने काउंट कर लिया 6, तो इस लाइन में आपको मिलेंगे एलिमेंट 5। सो टोटल कितना हो जाएगा 11। सो देयरफॉर 5 will come up at least once is equals to 11 cases. Therefore probability of 5 will come at least once is equals to 11/36। तो ये हो जाएगा आपके लिए इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, उसको स्टडी करते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, थोड़ा सा सिर्फ स्टेटमेंट को हमें जज करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आप जो आंसर देंगे उसका रीजन भी आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट केस में, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes. First 2 heads, second 2 tails, and third 1 of each. Therefore for the each of these outcomes probability is 1/3। चलिए मुझे क्या कहना चाह रहे हैं यह कि मैं अगर 2 coins को टॉस करूंगा 1 टाइम तो मुझे 3 ही केस मिलेंगे, 2 हेड्स मिल सकते हैं, 2 टेल्स मिल सकते हैं और 1 ऑफ द ईच केस मिलेगा। और हर एक केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, मुझे ये बताया गया। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स या 2 coins टॉस्ड वंस। नाउ अब क्या होगा, टॉसिंग 2 coins एट 1 टाइम आई विल गेट आउटकम्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टी टी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि जब सिंगल हेड और सिंगल टेल के मुझे कितने केसेस मिल गए, 2 केसेस, मतलब incorrect argument. Now we can classify the outcomes like this but they are not then equally likely। अब मैं इसे क्लासीफाई तो कर सकता हूँ इस तरीके से, बट इस तरीके से बोल नहीं सकता इक्वली लाइकली है, बिकॉज वन ऑफ ईच कैन रिजल्ट हैव 2 ways, from head on first coin and tails on a second coin, or from a tail on the first coin and a head on second coin। तो मैंने बताया था, ये बता रहा है जैसे कि ये बता रहा है कि पहले में आपको हेड मिलेगा
और सेकंड में टेल मिलेगा, और ये बता रहा है फर्स्ट में टेल मिलेगा और सेकंड में हेड मिलेगा। मतलब कि जो वन ऑफ ईच केस था ये वाला, इसकी 2 केसेस आ गए, तो केस बढ़ गए, तो टोटल केसेस 3 की जगह आप कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सो मतलब जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो दिस मेक्स द इट ट्वाइसली एज लाइकली एज 2 हेड्स और 2 टेल्स। मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 हेड्स और 2 टेल, मतलब 2 हेड्स 2 टेल्स कितनी बार आया, 1 टाइम आया, बट ईच ऑफ 1 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, मतलब उसके केस 2 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो दैट्स वाई ये आर्ग्यूमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए सेकेंड केस, इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number. So therefore the probability of getting an odd number is 1/2। चलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगी कि एक डाई थ्रो करना है। चलिए अब मुझे पता है कि जब डाई थ्रो करूँगा तो मुझे क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना मिल सकता है। अब जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 5 मतलब 3, इवन नंबर कितने हैं, 2 4 एंड 6 मतलब वो भी 3 है। मतलब गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, 3/6 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा, 3/6 इक्वल्स टू 1/2। मतलब दोनों पॉसिबल आउटकम्स हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या मिल रहा है मुझे, 1/2 मिल रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट आर्ग्यूमेंट। सो देयरफॉर it is correct argument for 2 outcomes considered as the question are equally likely। तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आपको क्या मिलेगा, 1/2। सो ये आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 15.1 का लास्ट क्वेश्चन था। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन की गई है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कभी यूज़ नहीं किया जाता एग्जाम में, ऐसा मेंशन किया गया है, तो उसे हम अभी स्टडी नहीं करेंगे, उसे हम बाद में जब हम लगेगा तो हम इसे स्टडी भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।